5 सवाल और 10 मार्क्स प्रीमिक्स के इनिशिएटिव में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। और आज का प्रीमिक्स आईआर का आज जरा तड़का तीखा रखेंगे केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आज के प्रीमिक्स में, आज डेट है 12 नवंबर, आज के आईआर के प्रीमिक्स में मैं 5 सवाल आपसे पूछूंगा जो कि मार्च के करंट अफेयर्स से पर्टिनेंट रहेंगे। आज पीवाईक्यूज में मैंने नहीं डाले हैं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही है। एक बार दोस्तों पहले हम क्वेश्चंस को नजर मार लेते हैं, है ना। इतने में आप पहले अपने कॉपीज में भी नोट कर लीजिए कि आपको क्या सही आंसर लग रहा है क्वेश्चन का। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द काउंसिल ऑफ यूरोप। 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी करेक्ट है ना। इसको हमने थोड़ा ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। नाउ काउंसिल ऑफ यूरोप की जहां पे बात आती तो क्या वाज इट फाउंडेड इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड कहता है दैट द काउंसिल कैन मेक बाइंडिंग लॉज फॉर द मेंबर कंट्रीज, क्या ये बात सही है। और तीसरी बात कि ये जो काउंसिल है एक ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर है। चलो ये आप यहाँ पे पॉज करके नोट कर लीजिए आंसर क्या आपको लग रहा है सही, फिर बाद में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन AIIB की बात हो रही है ना। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेके अक्सर हमने पीवाईक्यूज भी देखे हैं यूपीएससी के पेपर में। 2019 में भी एक पीवाईक्यू है जहां पे AIIB की बात करी गई थी। बहरहाल पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया तीसरा लार्जेस्ट शेयर होल्डर इसमें है इन द बैंक, फॉलोड बाय रशिया। तीसरी बात कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इसमें 2 गवर्नर्स होते हैं और 1 ऑल्टरनेट गवर्नर होता है अपॉइंटेड बाय ईच मेंबर कंट्री। तो आपने इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसके जो टेक्निकलिटीज हैं, ऑन दैट बेसिस आपने 3 स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। यहां पे ये देख लें कि नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के टुवर्ड्स। नाउ अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पूछता है आईएफसी के बारे। तो आईएफसी ना एक मेंबर है आईएमएफ का, ठीक है। ये अब आपने करेक्ट बताना है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ना। आईएफसी इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय इट्स मेंबर कंट्रीज। और तीसरी बात यहां पे करी गई है कि ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट्स को ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टनरशिप्स टू फर्दर सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। करेक्ट बताना आपने, इनकरेक्ट नहीं बताना। चौथा क्वेश्चन यूएनडीपी की बात करता है। तो यूएनडीपी की जैसे कि आपको पता है रिपोर्ट्स भी आती रहती है न्यूज़पेपर में, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जरा यहाँ पे आप ये भी बताना जहाँ पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि इंडिया का क्या रैंक रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में जो यूएनडीपी रिलीज करता है। मैं इस साल की लेटेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं। तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ लें। पहला, इट हेल्प्स कंट्रीज एलिमिनेटिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। दूसरी बात, प्रमोटिंग टेक्निकल एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन। और तीसरी बात कि ये फंड किया जाता है इंटायरली बाय द वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द मेंबर नेशंस। आपने क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है। देन द फिफ्थ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है कि ये स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन आउटकम है वर्ल्ड वॉर 2 का। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि IFAD ब्रिंग्स आउट द रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। और आपने बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलो ये 5 क्वेश्चंस हमने देख लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के टुवर्ड्स। तो आई एम श्योर अभी तक आप अपने आंसर्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। वीडियो के एंड पे एक गुजारिश जरूर करूंगा कि नेगेटिव मार्किंग समेत अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ पहला क्वेश्चन, तो इसमें सही पूछा गया था आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। तो इसमें 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। बाइंडिंग लॉस की जहां पे बात आती है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम देख लेते हैं। तो अब आपको ये बात पता हो कि ये मार्च के करंट अफेयर्स में से मैंने सवाल उठाया है, ये आपको बात पता हो कि इस साल से पहले मार्च 15 2022 से पहले रशिया भी काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर था। अभी काउंसिल ऑफ यूरोप में 46 मेंबर्स हैं। रशिया जब तक था तो 47 थे। रशिया को निकाल दिया गया यूनानिमसली। क्यों निकाल दिया गया? बिकॉज रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था फरवरी 2022 में, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश्ड 1949 में करा गया था बाय द ट्रीटी ऑफ लंदन, राइट। एंड इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना करी गई थी इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो चलो वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो चुका था, लेकिन आइंदा कोई ऐसी लड़ाई ना हो, आइंदा ऐसा कोई ऐसा युद्ध ना हो, तो इस करके कैसे उसको रोका जा सकता है, कैसे फोकस किया जा सकता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, सिविल लिबर्टीज के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर और रूल ऑफ द लॉ के ऊपर, खास करके यूरोप में, राइट। अब स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ये जो काउंसिल है ये थोड़ा डिफरेंट है एज फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। स्टेटमेंट में ये बात थी कि भी क्या ये बाइंडिंग लॉज बना सकता है अपने मेंबर नेशंस के लिए, तो नहीं, ये काउंसिल बाइंडिंग लॉज नहीं बना सकता। लेकिन
काउंसिल ऑफ यूरोप के पास पावर है कि कुछ सिलेक्टिव इंटरनेशनल ट्रीटीज या अग्रीमेंट्स को वो एनफोर्स जरूर कर सकते हैं, उसके पास ये पावर जरूर है। और आपको ये पता हो कि इसमें 46 मेंबर स्टेट्स हैं, पहले 47 थे, रशिया अब नहीं रहा, और अभी 46 में से 27 जो मेंबर स्टेट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैं। स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है। ये काउंसिल जो है ये ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर भी है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो मेजर फंक्शंस क्या हैं, एडवोकेटिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, और साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट भी है काउंसिल ऑफ यूरोप का कि वो इट हेल्प्स द मेंबर स्टेट्स फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, राइट। साथ के साथ जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो यहाँ पे इस्तांबुल कन्वेंशन को भी थोड़ा नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कंबैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विच इंक्लूड्स डोमेस्टिक वायलेंस, इसको हम इस्तांबुल कन्वेंशन कहते हैं, एंड द कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। तो इस तरह की कन्वेंशन को इन्फोर्स करने के लिए बाइंडिंग लॉज तो ये काउंसिल ऑफ यूरोप नहीं बना सकता अपने मेंबर नेशंस के लिए, लेकिन ये कन्वेंशंस को इन्फोर्स जरूर कर सकता है काउंसिल ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ये जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि 46 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि इस कन्वेंशन के जो पर्टिनेंट, उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है कि कितने वो इस कन्वेंशन के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। और ये बात आपको पता हो कि काउंसिल ऑफ यूरोप के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो मैंडेट में, चार्टर में, देयर इज नो लॉन्गर द डेथ पेनल्टी, दे नो लॉन्गर अप्लाई द डेथ पेनल्टी। तो यहाँ पे मैप आ जाता है काउंसिल ऑफ यूरोप का अलॉन्ग विद द कंट्रीज ऑफ कोर्स। नाउ यू मस्ट नो and Russia was a member of this Council of Europe from the year 1996 to 2022। रशिया की जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट होने वाली थी वैसे भी 31 दिसंबर यानी कि इस साल के एंड में, और फरवरी 2022 में 42 आउट ऑफ 47, क्योंकि रशिया जब तक था काउंसिल ऑफ यूरोप में तो 47 मेंबर्स थे, तो 42 आउट ऑफ 47 मेंबर कंट्रीज ने बोला, वोट किया कि रशिया को आप सस्पेंड कर दीजिए, रशिया को काउंसिल ऑफ यूरोप में नहीं रखना। वैसे रशिया का यहाँ पे आने का पर्पस ही ये था कि चलो इसी बहाने जो हमारा रिकॉर्ड है, बिकॉज रशिया इज नॉट नोन फॉर हैविंग अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑन डेमोक्रेसी एंड सिविल लिबर्टीज, तो रशिया को था कि चलो 1996 में जब इस काउंसिल में हम आ ही हैं तो क्या पता हमारा भी जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, वो थोड़ा इंप्रूव हो जाए, ठीक है, अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट AIIB। अब अगर यहाँ पे हमने थोड़ी तिगड़म लगाने हो, थोड़ा हमने यहाँ पे थोड़ा तुक्का भी लगाना हो, स्टेटमेंट आपसे पूछी गई कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है। यार ये तो हमको पता होगा ना कि AIIB एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट। अब जहां पे 1 मेंशन्ड है वो कहां पे मेंशन्ड है, डी में मेंशन्ड है और ए में मेंशन्ड है, तो 1 तो करेक्ट है, 1 को तो इनकरेक्ट नहीं मानना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। पूछा जा रहा है इनकरेक्ट यानी कि नॉट करेक्ट, बचे आपके पास 2 ऑप्शन, बी और सी। अब यहां पे जो सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट शेयर होल्डर, और रशिया इज जो 3rd लार्जेस्ट इंडिया हो, 4th लार्जेस्ट रशिया हो या 5th लार्जेस्ट व्हाटएवर इट इज, हमको ये पता होना चाहिए कि देखो AIIB का जो लिंक है वो किससे आता है, ब्रिक्स से आता है, और ब्रिक्स में 2 देश बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स को, एक तो चाइना और एक तो इंडिया। तो डेफिनेटली दूसरे नंबर, अगर पहले नंबर पे चाइना ही होगा तो दूसरे नंबर पे इंडिया को होना चाहिए, इंडिया तीसरे नंबर पे तो नहीं हो सकता एज फार एज द शेयर होल्डिंग इज कंसर्न, राइट। तो अगेन ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो यानी कि यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, C 2 and 3, यानी कि 2 and 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं आउट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इससे रिलेटेड AIIB से रिलेटेड एक PYQ भी 2019 में आया था, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब AIIB एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन क्या है, टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन एशिया। इसके ऑपरेशंस जनवरी 2016 में शुरू होते हैं। ब्रिक्स एज वी ऑल नो, आज के टाइम पे ब्रिक्स को लेके इतनी बातचीत नहीं होती, बट बैक देन ब्रिक्स को लेके बहुत सारी बातचीत करी जाती थी, 2000 अगर 8-9 की हम बात करें। नाउ इट वाज सीन कि ब्रिक्स क्या चाहता है, ब्रिक्स चाहता है कि वॉशिंगटन कंसेंसस को, वॉशिंगटन लेड कंसेंसस को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को चैलेंज करना चाहता है, ठीक है। तो ब्रिक्स बैंक की बात करें, AIIB की बात करें, CRA की बात करें, कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट की बात करें, तो ये सब चीजें जो हैं, ये जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसको हेल्प करेगा, ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे और अपनी डिपेंडेंसी IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे कम करेंगे। तो फोकस क्या है AIIB का, कि कैसे ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड किया जा सकता है और एनहांस किया जा सकता है, खास करके डेवलपिंग देशों में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में है, चाइना में है, और इसमें 105 मेंबर्स हैं अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं। चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, प्लीज इसको नोट कर लेना। AIIB में 26%, 26.61% वोटिंग शेयर्स चाइना के पास है। देन सेकंड नंबर पे इंडिया आता है 7.6%,
वोटिंग शेयर्स। देन तीसरे पे रशिया आता है, और नॉन रीजनल यानी कि नॉन ब्रिक्स अगर मेंबर की बात करें तो वो जर्मनी है। जर्मनी के पास 4.2% शेयर होल्डिंग राइट्स है इसमें। ठीक है, जो रीजनल मेंबर्स हैं विद इन दिस AIIB, उनके पास, अब ऑब्वियसली रशिया भी एशिया का ही पार्ट है, तो जो रीजनल मेंबर्स हैं दे होल्ड 75% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द बैंक। स्टेटमेंट्स भी इनकरेक्ट है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात हो रही, तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर समझ लें AIIB का। तो जहां पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात आती है तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कंसिस्ट करता है 1 गवर्नर और 1 ऑल्टरनेट गवर्नर, जो कि अपॉइंट किया जाता है हर एक मेंबर कंट्री के द्वारा। और जो गवर्नर और ऑल्टरनेट गवर्नर है दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द अपॉइंटिंग मेंबर कंट्री ऑफ कोर्स। देन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाता है, नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डायरेक्शन ऑफ द बैंक्स जनरल ऑपरेशंस, राइट। और तीसरा जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो है IAP यानी कि इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल, जो कि सपोर्ट करता है प्रेसिडेंट और सीनियर मैनेजमेंट कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्ट्रैटेजीज कैसे रहेंगी, क्या पॉलिसीज रहेंगी और कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको ओवरसी करता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको ये पता हो कि इस बैंक के अभी 105 मेंबर्स हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लेना इस पॉइंट को, 2018 में AIIB को परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस भी ग्रांट कर दिया गया था। कहां पे? UNGA में। ठीक है, चलिए, तो ये यहां पे एक चार्ट है आपके सामने। रीजनल मेंबर्स, ऑफ कोर्स जो एशियन मेंबर्स हैं AIIB में, उनके टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, और जो नॉन रीजनल मेंबर्स आ जाते हैं, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, तो टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स द नॉन रीजनल मेंबर्स में से जर्मनी नंबर 1 में आता है। तो ये आपको बातें याद रहें, नोट कर लेना। देन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के टुवर्ड्स। देखिए, ये तो हमको पता है कि भाई ये मेंबर IMF का तो नहीं है, IFC जो है मेंबर है वर्ल्ड बैंक का है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे IMF की बात पूछ रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपसे डिमांड करेगी कि करेक्ट क्या है, तो आपको ये तो पता लगे कि पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, कि पहला तो IMF का पार्ट हो ही नहीं सकता। बचा क्या? C बचा, 2 और 3 बचा। पुराना एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी अपनी अगर हम अपनाएं, चलो आज के टाइम पे UPSC एलिमिनेशन वाली स्ट्रैटेजी अब थोड़ा उसको भी रिडंडेंट कर रही है, लेकिन चलो क्या पता अब अगले साल फिर से प्रीलिम्स में हमारी पुरानी एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी हमको काम आ जाए। यू नेवर नो विद UPSC। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं पे आपका एलिमिनेट हो जाता है। बचा आपके पास C, 2 और 3, है ना। तो आपको ये नहीं भी पता कि क्या IFC इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय इट्स, अगर आपको ये नहीं भी पता, बिल्कुल आप एज अ लेमैन भी आंसर करना चाहते हैं, इतना जरूर आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हाँ भाई IFC जो है इसका IMF से कोई लेना देना नहीं है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। IFC जो है ये मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, ये क्या करता है? ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड करता है, असेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज में और ज्यादा हो सके। ये 1956 में स्टैब्लिश करा गया था एज अ प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, ये एडवाइस देता है फॉर इन्वेस्टिंग इन स्ट्रिक्टली फॉर प्रॉफिट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ताकि कैसे डेवलपिंग देशों में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे एम्फसाइज किया जा सकता है। ठीक है, फॉर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट इज द मोटिव, तो उसी बात को इंकरेज करता है, बट एट द सेम टाइम इंकरेजिंग प्रॉफिट बट ऑल्सो फोकसिंग ऑन पॉवर्टी एलिवेशन। अब ये जो IFC है दिस इज ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय इट्स मेंबर कंट्रीज इटसेल्फ, लेकिन इसकी खुद की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप भी है और स्टाफ भी है जो कि अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। ये एक कॉर्पोरेशन है जिसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑफ कोर्स वो मेंबर कंट्रीज ही हैं ऑफ द IFC, और ये प्रोवाइड करते हैं पेड इन कैपिटल। ठीक है, नाउ अब गोल्स क्या है IFC के? आपके सामने गोल्स आ जाते हैं कि कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज किया जा सकता है। ठीक है, एज फार एज फाइनेंसिंग फॉर द माइक्रो फाइनेंस एंड बिजनेस क्लाइंट्स इज कंसर्न्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात यहाँ पे आती है। वेरी इंपॉर्टेंटली जो कि स्मॉल बिजनेसमैन है वो कैसे अपने रेवेन्यूज को और ग्रो कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टिंग इन क्लाइमेट हेल्थ। स्टेटमेंट 3 की बात आती है। स्टेटमेंट 3 की बात, तो इट इज करेक्ट, ये बहुत सारी डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग सर्विसेज के बारे यहाँ पे ऑफर करता है, एडवाइजरी यहाँ पे सर्विसेज ऑफर करता है। ठीक है, और ये कंपनीज को हेल्प करता है। देखो भाई, आप कंपनीज को बताता है कि आपका रिस्क एक्सपोजर कितना है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आगे आप किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर ये यानी कि इनकी जो एडवाइजरी है वो बाइंडिंग नहीं है कंपनीज के ऊपर ही, वो सिर्फ एडवाइस कर रहे हैं। गवर्नमेंट को एडवाइस करता है एज फार एज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टनरशिप्स, कि कैसे प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट जो है किसी पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री में कैसे और इन्हांस करी जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन, देखिए UNDP की बात आती है तो हम UNDP को बहुत बार न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं ना। जैसे आपसे मैंने भी पूछा भी था वीडियो की शुरुआत में कि बताइए कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया का क्या रैंक है, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस साल की जो हमारे पास रैंकिंग्स आए, क्या रैंक है इंडिया का।
ठीक है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। तो चलो लेमैन टर्म भी हम समझे ना, यूएनडीपी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं ना, हमने कहा, मैंने आपको पहले बार बार कहता हूं कि देखो ऐसा है भैया कि जो आईआर है ना, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इस सब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो बॉडीज हैं, इसके बारे में उम्मीद करी जाती है कि आप न्यूज़पेपर्स में डेली ये चीजें पढ़ रही हैं। ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते तो हमको पता है कि हाँ यार ये स्टेटमेंट तो गलत नहीं होना चाहिए कि दिस विल ऑब्वियसली हेल्प कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर दूसरी जो स्टेटमेंट है, आई थिंक कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, ये भी सही होगी, जेनरिक स्टेटमेंट पूछी गई है कि प्रमोट करता है टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन को। और तीसरी स्टेटमेंट भी कंट्रोवर्शियल नहीं लग रही है, बिकॉज यहां पे ये बात करी गई है कि देखो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस तो नहीं यहां पे कहा गया, यहां पे कहा गया कि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी फ्रॉम द मेंबर नेशंस। पूछा क्या जा रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यूएनडीपी की बात करें, हेडक्वार्टर्स कहां पे? न्यूयॉर्क में है। कब स्थापना करी गई थी? 1965 में। क्या एम था? एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, अचीविंग सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 की बात करें तो यस, ये बिल्कुल प्रमोट करता है टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन को। यूएनडीपी का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, दिस इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 36 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि भाई इसको जो फंडिंग जो होती है दैट इज बाय एंटायरली बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। रिपोर्ट कौन सी आती है? एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये एनुअली आती है। ठीक है, एनुअली कौन पब्लिश करता है? बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ द यूएनडीपी। तो ये भी आपको बात पता हो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पूछता है जी आपको आईफैड के बारे, आईएफएडी के बारे। तो इसमें से स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट बताना है, तो 1 और 3 इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, आइए इसके बारे हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस क्वेश्चन से संबंधित है। तो देखो जो आईएफएडी है ना, तो आपको ये पता हो कि इंडिया एक की फाउंडिंग मेंबर था इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये एक स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है जो कि 1977 में स्थापित करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है कि दिस वाज एन आउटकम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, तो ये तो वर्ल्ड वॉर 2 को तो फिर खत्म हुए को तब बहुत टाइम हो गया था। 1977 को तो 1944-45 की बात करें तो बहुत टाइम हो चुका था, तो इसमें कोई वर्ल्ड वॉर 2 का नहीं लिंक आता। क्या इसमें पर्पस है भाई? इसका पर्पस था कि कैसे लोन्स प्रोवाइड करे जा सकते हैं, लोन्स यानी कि सॉफ्ट लोन्स जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, फॉर अलाइड प्रोजेक्ट्स, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मेन पर्पस क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एजेंसी का ऑफ द यूएन, कि कैसे गांव वाले जो लोग हैं, जो रूरल लोग हैं, उनके साथ रह के कैसे काम किया जा सकता है, कैसे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे फोकस किया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी को एड्रेस किया जा सकता है, न्यूट्रिशन को, बेसिक न्यूट्रिशन को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, ये सब बातें यहाँ पे आती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आउटकम है वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस का ऑफ 1974। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम में, इटली में। ऑब्जेक्टिव्स आईफैड के 3 फोल्ड हैं। एक तो लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, पुअर पीपल की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना। दूसरी बात कि कैसे मैक्सिमम बेनिफिट जो हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो फार्मर्स हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो लेबर्स हैं, वो कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं इनके प्रोग्राम्स के, जो आईफैड के प्रोग्राम्स जो कि वो रन करते हैं। और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एम्फेसिस किया जाता है यहाँ पे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर भी। 177 मेंबर कंट्रीज रहते हैं आईफैड में, जो कि ब्रिंग आउट करते हैं हर साल कौन सी रिपोर्ट? रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हम यूएनडीपी की बात करेंगे, आईफैड की बात आती है तो रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये आपको बात पता हो, प्लीज नोट कर लीजिए इसको, यहां पे मैंने स्टार मार्क करा है। ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इन पार्टनरशिप विद द आईफैड 2 ऐसे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स रोल आउट करे थे, इसी साल की बात है, जहां पे एम्फसाइज करा गया था कि औरतों को इंकरेज किया जाएगा कि वो बैलेंस्ड मील्स बनाएं, और यहां पे न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स को भी कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ये आपको क्या ये बात पता है कि 42% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इन मध्य प्रदेश वो मैलनरिश्ड हैं। अब चलो फूड सिक्योरिटी के मामले में तो हमने काफी प्रोग्रेस करा है इंडिया ने सिंस द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में अभी भी कुछ कमी पेशी हमारे यहाँ पे रह जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, उनको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, या तो उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, या उनकी एज के हिसाब से उनका वेट बहुत कम होता है, या हाइट के हिसाब से वेट बहुत कम होता है, जिसको हम चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है ना, बिकॉज आफ्टर ऑल बच्चे ही हमारे देश का भविष्य होते हैं, तो उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उसको एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है। तो 2 प्रोग्राम्स की बात करी गई थी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो शुरू करे थे अलॉन्ग विद आईफैड। एक तो है 7 Days 7 Plot प्रोग्राम, जहां पे औरतों को, गांव की जो औरतें, उनको सिखाया जाएगा कि कैसे वो डिफरेंट सब्जियां ग्रो कर सकते हैं अपने खुद के बगीचे में, अपने खुद के गार्डन्स में। तो रोज एक नई सब्जी वहां पे ग्रो करी जाएगी, और बाय द एंड ऑफ द 1 वीक उस सब्जी को हार्वेस्ट किया जाएगा।
अब इससे दो फायदे हैं कि भी इस प्रोग्राम से एक तो औरतों को मार्केट में नहीं जाना होगा सब्जी लेने के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली पैसे बचेंगे अगर आप घर पे ही सब्जी को उगा रहे हो, और आप घर पे सब्जी को उगा रहे हो तो वो साफ सुथरी है, ठीक है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और साथ के साथ जो औरतें हैं वो बच्चों को भी बहुत अच्छा पौष्टिक खाना दे सकते हैं। और दूसरा जो प्रोग्राम है वो है तिरंगा थाली का। तिरंगा थाली एम्फसाइज करता है बैलेंस्ड मील के ऊपर, ठीक है, एक बैलेंस डाइट के ऊपर। तो तिरंगा, तो जैसे हमारे जो तिरंगा है इंडियन फ्लैग है उसमें 3 रंग आते हैं, सैफरन, व्हाइट और ग्रीन। तो सैफरन यानी कि यहाँ पे दालों की बात आ गई, ऑल पल्सेस, येलो दाल है, पिजन पीज है, ठीक है, स्प्रेड रेड लेंटिल्स है, जितनी भी दालें हैं वो यहाँ पे सैफरन वो रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट की बात करें यानी कि थाली में 3 रंग, एक सैफरन, एक व्हाइट, एक ग्रीन। व्हाइट की जहां पे बात आती है तो ये तीनों रंग हमारे झंडे में भी हैं, हमारे तिरंगे में भी हैं। तो व्हाइट यानी कि राइस हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, रोटी हो गया, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। सैफरन प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट करता है, पल्सेस जो दालें हैं वो प्रोटीन्स के लिए, व्हाइट यानी कि राइस, मिल्क, रोटी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और ग्रीन हरी भरी सब्जियां, है ना, हरी भरी सब्जियां जो कि विटामिन एंड मिनरल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो दोस्तों ये हमारे थे 5 क्वेश्चन। जाने से पहले आपको बस यही बताना चाहता हूं कि इसी तरह अगर आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, बिकॉज देखिए ये साल खत्म होने को कुछ ही अब टाइम बचा है ना, अब नवंबर 12 है आज, देखते देखते नवंबर भी खत्म हो जाएगा, दिसंबर भी हो जाएगा, और आई एम श्योर अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, तो चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, दोनों के आप टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो वो कोशिश हमारी तरफ से भी है। चाहें तो आप हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। 30 टेस्ट इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। अभी यहाँ पे 33% ऑफ का एक कूपन है प्रीलिम्स 2023, जो कि इस महीने के एंड तक वैलिड है। तो आप सोच सकते हैं अगर आपने टेस्ट सीरीज अवेल करनी है, ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसकी प्राइस आपको महज 4049 की पड़ेगी। और साथ के साथ हमारे पास एक प्रीलिम्स 2023 का मेंटरशिप प्रोग्राम भी है अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। एक तो केवल टेस्ट सीरीज है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज है। तो कैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे आप अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज प्रीलिम से हर किसी को डर लगता है, हमको भी डर लगता होता था, बिकॉज पहली स्टेज है वो, और अगर पहली स्टेज क्लियर ना हो तो फिर हम चाहे हमारी जितनी मर्जी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो तो मेंस भी नहीं दे पाएंगे। तो डेफिनेटली एक टाइम आता है अपनी प्रिपरेशन में जब एटलीस्ट 2-3 महीने हमने स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही तैयारी करनी होती है। तो वो टाइम डेफिनेटली जनवरी 15 के बाद, फरवरी फर्स्ट वीक के बाद आपका भी आएगा। तो अगर आप ये कोर्सेज लेना चाहते हैं दोस्तों, इन दोनों कोर्सेज पे यहाँ पे आप कूपन कोड प्रीलिम्स 2023 अप्लाई करके 33% ऑफ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। चलिए सो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा बहुत जल्द आपको एक और वीडियो के साथ प्रीमिक्स की वीडियोस में। बाकी आप अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, कितना स्कोर आपका रहा है अलॉन्ग विद द नेगेटिव मार्किंग। खैर आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।